यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और हमारे शास्त्रों के अनुसार आज भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म लेकर महाभारत का नेतृत्व किया। महाभारत का नेतृत्व से तात्पर्य है कि भगवान ने धर्म की किस प्रकार से विजय हो, परिवार के जो कलह हैं, पारिवारिक जो झगड़े हैं, उन पारिवारिक झगड़ों पर किस प्रकार व्यक्ति को सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए, ऐसा एक विचार भगवान के माध्यम से हमारे देश में आया। लेकिन आज बड़ा एक कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न ये है कि वाकई में जन्माष्टमी महोत्सव आज है या कल है। और मुझे लगता है कि हर तिथि पर हमारे यहाँ ये एक डिस्प्यूट खड़ा किया जाता है या करने की कोशिश की जाती है। वो शायद अनभिज्ञता में ऐसा किया जाता हो या नॉलेज न होने की वजह से ऐसा किया जाता हो, मुझे इसका बहुत अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, एक माहौल खड़ा हो जाता है कि आज है कि कल है कि परसों है। आज की जन्माष्टमी के विषय में मैं कुछ, चूँकि ज्योतिष शास्त्र पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ और जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेदों में इसकी चर्चा की गई, इनकी चर्चाएं की गई हैं तिथियों की और किस प्रकार से त्यौहार होते हैं, उसको भी मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूँ। इसलिए थोड़ा अपने को उस पर कमेंट या कुछ कहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष की एक खास बात यह है कि जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर जाते हैं, कोई भी भारत का त्यौहार प्योर साइंटिफिक है, कोई भी तिथि प्योर साइंटिफिक है। साइंस के बगैर वो नहीं चलाई जा सकती, वो प्योर साइंटिफिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमको इस पर विचार करना चाहिए। आज जो भगवान का जन्म हुआ तब अष्टमी की तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। इस बार कन्फ्यूज़न इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी की तिथि सेम डे नहीं है, यानी कि मध्य रात्रि का मतलब 12 बजे रात में नहीं। ये 12 बजे का जो टाइम है वो ग्रीनविच के हिसाब से चलता है। भारत में मध्य रात्रि का मतलब दूसरा होता है। मध्य रात्रि को भगवान का जन्म रात की को हुआ और रोहिणी नक्षत्र में हुआ, उस दिन अष्टमी की तिथि थी। ये जो अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का जो मध्यरात्रि है वो मथुरा की मध्यरात्रि है, वो काशी की मध्यरात्रि नहीं है, वो अरुणाचल की मध्यरात्रि नहीं है, वो मद्रास की मध्यरात्रि नहीं है, वो गुजरात की मध्यरात्रि नहीं है। मध्यरात्रि का मतलब है कि वो मथुरा में मध्यरात्रि है। अब मध्यरात्रि कैसे निकालेंगे? भारतवर्ष में जब हम चलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर तो सूर्य को लगभग 2 घंटे लगते हैं। अरुणाचल में जिस समय सूर्य उदय होता है वहां से लेकर और गुजरात में जिस समय सूर्य उदय होता है तो 2 घंटे का समय है। 30 डिग्री का समय होता है। 1 डिग्री लगभग 4 मिनट की होती है। तो 4 मिनट की, लगभग 4 मिनट की नहीं, एग्जैक्टली 4 मिनट की होती है। इस ऐसे ही टाइम निकाला जाता है कि अभी यहाँ पर जो टाइम है तो इंग्लैंड में क्या टाइम होगा, तो अमेरिका में क्या टाइम होगा। वो जो देशांतर है वो देशांतर से निकाला जाता है। तो भारत में जो देशांतर है वो लगभग 30 डिग्री का देशांतर है। 30 डिग्री का देशांतर 4 मिनट के हिसाब से 2 घंटे का फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा जो मीन टाइम है वो हमने इलाहाबाद की घड़ी से निकाला हुआ है, यानी कि हम मध्य इलाहाबाद को मानते हैं। तो जितनी कैलकुलेशन हम करते हैं वो इलाहाबाद के हिसाब से करते हैं। लेकिन पंचांग हमारे यहाँ काशी से भी प्रकाशित होता है। पंचांग हमारे यहाँ देश में जोधपुर से प्रकाशित होता है, मद्रास से प्रकाशित होता है, इधर मध्य प्रदेश में विदिशा से और कई जगह या दूसरी जगहों से प्रकाशित होता है। तो ऐसे करके कई जगह से चूंकि पंचांग प्रकाशित होते हैं इसलिए उनमें समय का अंतर आ सकता है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन था भारत में। ये भारत जब स्वतंत्र हुआ तो एक सवाल ये भी आया हमारे देश में कि भाई हमारे देश में किस प्रकार से ये त्यौहार मनाए जाने चाहिए। खैर, उससे अभी उस पर डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको तिथि के बारे में बता दूं कि आज सुबह यानी कि 11 तारीख जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की है, 11 तारीख की सुबह लगभग 9 बजे, ये मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूं, 9 बजे ये तिथि शुरू होगी और कल यानी कि 12 तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार लगभग 11 साढ़े 11 तक रहेगी। ये तिथि है अष्टमी। अब ये 1 घंटा पीछे, ये मध्य का क्षेत्र है, 1 घंटा पीछे अरुणाचल में चले जाएंगे तो ये 8 बजे से शुरू होगी और गुजरात में जाएंगे तो ये 10 बजे से शुरू होगी।
ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली ऑनलाइन भी अगर निकालते हैं तो उसमें पूछता है कि आपका शहर का जन्म क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त के हिसाब से गणना होती है। चाहे वो कोई भी मौसम हो, सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान और रातमान के हिसाब से गणनाएं होती, उसमें घटी और पल की घटनाएं होती हैं, गणनाएं होती हैं। तो घटी पल के हिसाब से उसकी गणना निकाली जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसीलिए एग्जैक्ट बच्चा जहां पर जन्म लेता है उस जन्म के स्थान को, उसके उत्तर पूरब पश्चिम को भी और उसके एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड को हम लॉन्गिट्यूड को भर के ही उसका कैलकुलेशन, उसकी गणना निकाल सकते हैं। अदरवाइज गणनाएं गलत हो जाएंगी और लोगों का ज्योतिष पर विश्वास उठता चला जाएगा। ज्योतिष शास्त्र प्योर साइंस है। इस विषय पर स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारी डिस्कशंस हुए। स्वतंत्रता के बाद जो डिस्कशन हुए उनमें एक बात आई, क्या ये भारतीय कैलेंडर या भारतीय तिथियां सही हैं? इस बात को लेकर ये चर्चा हुई कि जब पाकिस्तान बन चुका है तो भारत में अब ग्रेगोरियन कैलेंडर, चूंकि अंग्रेज यहां से जा चुका है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर लाया था, जो आज का कैलेंडर आप देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर नहीं है। तो क्या भारत में अब ये भारतीय कैलेंडर चलना चाहिए या ग्रेगोरियन कैलेंडर चलना चाहिए? भारत की छुट्टियां, भारत में सारे त्योहार, भारत में जो भी व्यवस्था है वो क्या भारतीय कैलेंडर के हिसाब से होना चाहिए? शुरू में नेहरू जी ने उसको माना नहीं। सन 1952 में एक कमेटी ने काम करना शुरू किया। उस कमेटी को अप्रूवल बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपने सिग्नेचर से दिया। वो तिथि थी 18 फरवरी सन 1953। 18 फरवरी 1953 में उन्होंने ये कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर ये तय हुआ कि भाई अब तय कर दिया जाए कि वाकई में भारतीय जो कैलेंडर व्यवस्था है वो साइंस है या ऐसे ही है, कौन सी चलनी चाहिए। क्योंकि नेहरू जी अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि भारतीय मंत्री परिषद उस समय ये कह रहा था, या भारतीय दबाव ये था कि अब हमको अंग्रेज चला गया है, मुसलमानों का शासन अब भारत में है नहीं, मुसलमानों ने अपना देश ले लिया है, अब भारत में प्योर भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार भारतीय कैलेंडर जारी होना चाहिए, जिसके अनुसार भारत चलना चाहिए। नेहरू जी उसको मानने का नहीं थे। यार लोग कह रहे थे कि ये साइंटिफिक है, साइंस है इसमें, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं थे। तो एक कमेटी बिठाई गई। मैं आपको बता दूं, उस कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रोफेसर एम एन साबा, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब साइंटिस्टों की ये कमेटी थी, ये उसके चेयरमैन बनाए गए। और कलकत्ता के रहने वाले, कलकत्ता में थे, अपर सर्कुलर रोड, कोलकाता। और इसके सेक्रेटरी के रूप में बड़े महान व्यक्ति एनसी लाहिरी, ये भी कोलकाता से थे। एनसी लाहिरी के बारे में अगर आप कोई कुंडली विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, जितनी भी कुंडलियां बनाने की विधि या सॉफ्टवेयर है वो एनसी लाहिरी का ही परफेक्ट है। एनसी लाहिरी से ही सारे गणनाएं निकाली जाती हैं। वो एनसी लाहिरी साहब इस कमेटी के सेक्रेटरी बनाए गए। इसके अलावा इस कमेटी में प्रोफेसर आर.वी. वैद्या, ये माधव कॉलेज उज्जैन से थे, सीनियर लेक्चरर मैथमेटिक्स के थे। गोरख प्रसाद, जो कि रीडर ऑफ मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थे। जे.एस. कर्णिकर, ये एक लॉयर थे। के.एल. दफ्तरी, ये डीलिट थे नागपुर में। और ए.सी. बनर्जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ऐसी साइंटिस्टों की एक टोली बिठाई गई 1953 में। नेहरू जी को लोग कन्विंस नहीं कर पाए, तो फिर नेहरू जी ने वो कमेटी बिठा दी और कहा कि भाई ये लोग प्रूफ करके बताएंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने 1955 में प्रकाशित की और 1955 में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट लेकर आई और उसमें, और थोड़ी बहुत रिपोर्ट नहीं, लगभग 300 पन्ने की ये रिपोर्ट है, जिसमें पूरी साइंटिफिक गणनाएं, खास तौर से 3 कैलेंडर भारत में जो चले, एक शक संवत जो पहले से चलता था, दूसरा इस्लामिक कैलेंडर और तीसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर, इन तीनों कैलेंडर्स को डेप्थ में पढ़ा गया और इस पर साइंटिस्टों से चर्चाएं की गई, इस पर खगोल शास्त्रियों से चर्चाएं की गई, इस पर दूसरे देशों के जो कैलेंडर चलते हैं और उनके यहाँ के जो साइंटिफिक विचार हैं उनसे रिसर्चें की गई। फिर भारत की जो कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन पर मैं वेदों की चर्चा करता हूं, उन वेदों की बात कही गई, उन वेदों में इन कैलेंडर्स की और तिथियों की चर्चाएं जो हुई, उन तिथियों के बारे में डेप्थ में जाना गया कि जो वेदों में लिखा हुआ है उसकी गहराई क्या है। इस गहराई को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट लगाई और उस रिपोर्ट को ही हम कैलेंडर कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। मुझे ये कैलेंडर कमेटी रिपोर्ट
अभय मराठे जी, जो कि औरंगाबाद से हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। उनका मानना है कि ये भारतीय कैलेंडर, चूंकि उस समय रिपोर्ट आ चुकी थी, गृह मंत्रालय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उस पर आदेश हो गए थे कि भारत में कोई भी कार्यालय हो, किसी भी प्रकार का कोई संस्थान हो, उस संस्थान में हिंदी कैलेंडर का टांगा जाना आवश्यक था, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम जो प्रैक्टिस में चले आ रहे थे वो प्रैक्टिस एक साथ नहीं छोड़ी जा सकती थी। तो क्या करना, पहले लोगों को इससे जानकारी लेना, पहले लोगों के मन मस्तिष्क पर इस कैलेंडर के विषय में इसकी साइंटिफिक जो महत्व है और इसके पीछे का जो विज्ञान है, इस विज्ञान को लोग समझें और इस पर विश्वास जाहिर करें। इसलिए इस कैलेंडर को हर एक कार्यालय में टांगा जाना आवश्यक है, और यदि कोई व्यक्ति हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से कोई काम करता है तो उस व्यक्ति के उस कार्य को, उस लिखी गई तिथि को किसी भी हालत में मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो बैंक में क्यों ना। वो चेक अगर हिंदी तिथि के हिसाब से लगाता है तो कोई भी बैंक उसको रिटर्न नहीं कर सकता कि आप इंग्लिश तिथि लिखकर लाइए, इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि लेकर आई। ये आदेश ऑनरेबल, अब ये आदेश उनकी एक केस में, अभय मराठे जी के एक केस में उन्होंने हिंदी में लगाया, बैंक ने मना कर दिया। वो यहां से चलते चलते कोर्ट गए और कोर्ट ने यह आदेश किया, उस आदेश, कोर्ट के आदेश के बाद, कि हिंदी का जो महीना है चूंकि भारतीय है और कानूनी है, और कानूनन 1955 में इसको अडॉप्ट किया गया और भारत में लागू किया गया हिंदी कैलेंडर, शक संवत का कैलेंडर, इसलिए कोई भी कार्यालय इसको मना नहीं कर सकता। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई को लिखा गया। आरबीआई ने पूरे देश में अपनी बैंकों को सर्कुलर जारी किया कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर कोई कार्य करता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता, और कोई भी बैंक अगर कोई कैलेंडर छापता है तो उस कैलेंडर में हिंदी तिथि और हिंदी व्यवस्था लिखना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। चूंकि मैं कह रहा हूं कि ये साइंटिफिक है, दुर्भाग्य हमारे देश का यह था कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, तो ये सरकारों का काम था कि वो एग्जीक्यूशन करें, इसलिए वो उससे अलग नहीं हो पाए, और अलग ना हो पाने की वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर कभी आउटडेटेड नहीं हो पाए, कभी जा नहीं पाए, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर कुछ मामलों को छोड़कर भारत में लागू हो नहीं सकता। भारत में तो हिंदी तिथि के हिसाब से ही कैलेंडर चलता है, जो साइंटिफिक है। इस रिपोर्ट में, जो 300 पेज की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मिस्टर साहा और मिस्टर एनसी लहरी ने यह सिद्ध किया है कि भारत में मनाने जाने वाला एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसके पीछे का विज्ञान ना हो। वैज्ञानिक खगोलीय परिवर्तन जिस समय होते हैं उस समय भारतीय त्योहार मनाए जाते हैं, भारत में त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे मैंने कृष्ण जन्माष्टमी की बात कही, तो आज रात में 12:05 से, कहां के कैलेंडर के हिसाब से, ये इलाहाबाद के कैलेंडर के हिसाब से 12:05 पर अष्टमी का जो पूजा का समय है 12:05 से लेकर और 12:47 तक है। अब इसको 1 घंटा पीछे ले जाइए, अगर अरुणाचल में करना है तो 11:05 से शुरू होगा और 11:47 तक खत्म होगा। अगर इसको गुजरात में लेकर जाएंगे तो 1 घंटा और आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 बज के लगभग शुरू होगा और ये 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक चलेगा। अगर किसी को रोहिणी नक्षत्र में ही पूजा करनी हो तो वो 13 तारीख को रात में 3:15 बजे से लगभग शुरू होगा, 3:27 से, और 5:22 सुबह तक रहेगा। इसलिए आज का जो त्योहार है वो चूंकि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र साथ साथ नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन भारतवर्ष रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से ज्यादा पूजा नहीं है, वो अष्टमी के हिसाब से हमारी मान्यता है। तो अष्टमी आज सुबह 9 बजे से इलाहाबाद में बीचों बीच देशांतर में शुरू होती है, और 1 घंटे, जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा उधर और 1 घंटा इधर, तो 2 घंटे का समय लगता है। अगर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से बात करेंगे तो उस हिसाब से आप अपने यहां देशांतर तय कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पर भी जा सकते हैं, देशांतर तय कर सकते हैं कि हमारे यहां पूजा का समय क्या रहेगा और आज उस नक्षत्र में क्या। इन नक्षत्रों के बारे में, पूरे 27 नक्षत्रों के बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा की गई। उन नक्षत्रों के साथ जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन और उसके अलावा कॉन्स्टिलेशंस यानी कि तारामंडल के कॉम्बिनेशंस, और उनके अलावा जो बड़े, जो हम दूसरे सोलर सिस्टम का जिसका परिक्रमा करते हैं उसका तारामंडल, इन सभी को इस रिपोर्ट में स्थान दिया गया है। और उसके अनुसार बताया गया है कि किस समय मानव के मस्तिष्क पर, फसलों पर, देश पर, पेड़ों पर, पौधों पर और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर खगोलीय गणना के अनुसार किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। कैसे खगोलीय गणना, अगर कोई विश्वास न करे तो हम गर्मी में काला कपड़ा पहने तो अपने को एहसास हो जाएगा कि गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहना, क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी ही ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है और गर्म कपड़ा जो है वो सूर्य की रोशनी खींचता है, वो हमारी बॉडी को ही देगा। इसलिए क्या करते हैं, हम काला कपड़ा ना पहनकर सफेद कपड़ा पहनते हैं।
और तमाम तरह के इस तरह के हम नग, जो हाथों में ये नग पहनते हैं, घड़ियां पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, सर पर टोपी लगाते हैं, इनके रंग, ये कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इस कॉस्मोलॉजी का विज्ञान है। इस विज्ञान में रेस टेक्नोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मतलब रेस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम चलते हैं। तो ये जो खगोल शास्त्र है, पूरे संसार की जो रेजेस हैं, चंद्रमा की रेजेस हैं, चंद्रमाओं की रेजेस हैं, ग्रहों की रेजेस हैं, इन रेजेस के कॉम्बिनेशन से कौन सी तिथि पर कौन से नक्षत्र में क्या प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ेगा, इस विषय पर पूरी चर्चा की गई है। और उसमें वैदिक काल के वेदों का हवाला भी दिया गया है, जिसमें यह पाया गया कि वेदों में जिस प्रकार से भी काल गणना की गई है और उनमें जो नक्षत्र गणना की गई है, नक्षत्रों का प्रभाव और खगोल शास्त्र की गणना की गई है, वो प्योर वैज्ञानिक है। इसलिए आज के त्योहार को मुझे लगता है अगर अष्टमी के हिसाब से मनाना है तो रात में 12:05 से 12:47 तक रहता है। और जो उदय तिथि को मानते हैं, उदय तिथि मतलब भारत में त्योहार सुबह जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है उसके हिसाब से मनाते हैं। तो अगर सूर्योदय के हिसाब से अष्टमी मनाएंगे तो कल सुबह सूर्योदय के समय पर अष्टमी है। लेकिन चूंकि भगवान का जन्म हम रात में मनाते हैं, इसलिए इस तिथि एक ऐसी है जिसमें उदय तिथि न चलकर उसमें जो जिस समय पर अष्टमी शुरू होती है और उस समय से अष्टमी खत्म होती है, उस समय के बीच में मध्य समय पर, यानी कि दिनमान जो निकाला जाएगा, आज अष्टमी जिस समय शुरू हो और अष्टमी जिस समय खत्म हो, अष्टमी शुरू और खत्म होने के मध्य समय को, यानी कि बीचों बीच में डिवाइडेड बाय 2, इस समय पर हमको वो त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि अष्टमी के मध्य रात्रि को भगवान का जन्म हुआ, इसलिए मध्य रात्रि का समय अष्टमी का अगर आता है तो वो आज, यानी कि आज मंगलवार, कल बुधवार, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो बुधवार लग जाएगी 12:05 पर। लेकिन अगर भारतीय मानसिक स्थिति से देखेंगे तो रात को हम मंगल ही मानते हैं, यानी कि आज रात के 12:05 पर वो इलाहाबाद के हिसाब से शुरू होगा और बाकी देशांतर के हिसाब से आप अलग अलग समय पर लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप बीच में भी 12:30 बजे के टाइम पर अगर उस पर पूजा आराधना करते हैं तो वो एक एग्जैक्ट परफेक्ट समय होगा, आपको कर लेना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।